किसान भाइयों, तो हम वापस फिर से आपके पास हाजिर है। पहला पार्ट आपने देखा और इस जो वीडियो का जो पहला पार्ट था और इसमें हमने जो सिस्टम पूरी की पूरी जो बताई है, वो सिस्टम ऐसी है कि ये बारहमासी नींबू है। मतलब 12 मास आपका प्रोडक्शन चलता रहता है। इसलिए बेसल मतलब जो अभी तक की फंडामेंटल माहिती थी वो सभी नींबू में सेम होती है। कुछ बारहमासी को लगते, मैंने जैसे आपको बताया कि प्लांटिंग सिस्टम आपको 20 बाई 20 की करनी पड़ेगी या तो 20 बाई 10 की करो और फिर से उड़ाओ, तो वो थोड़ा अलग था। बाकी सब ट्रीटमेंट, कोई भी पौधा प्लांटिंग करने जा रहे हो, जैसे जमीन की तैयारी, खड्डा, खड्डे में खाद, वो सब सेम आता है। लेकिन अभी यहाँ से एक चेंज होता है, ये रास्ता बदल जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जब बाहर लेते हो तो बाहर में कैसे सिस्टम चलता है, लेकिन ये बारहमासी सिस्टम है तो बारहमासी में सिस्टम अलग है। तो किसान भाई, आज मैं बताऊंगा बारहमासी सिस्टम में आपको पहला फ्लावरिंग के बाद कैसे सेटिंग आता है, आपको कैसे मैनेज करना है, उसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं, दूसरा, तीसरा उसको फर्टिलाइजर कैसे मैनेज करते हैं, और चौथा उसमें इरिगेशन कैसे मैनेज करते हैं। तो ये 4 मुद्दे पे हम बात करेंगे और ये बात का फ्लो सतत चलेगा, बराबर, क्योंकि ये सतत प्रोडक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम है। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट सिस्टम में अभी मान लो कि आपने 20 बाई 20 पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 फीट पौधे से पौधे की दूरी में प्लांटिंग किया है, उसका मतलब ये होता है कि कम से कम 200 स्क्वायर फीट में आपका एक पौधा आएगा और 43,000 स्क्वायर फीट में आपके तकरीबन 200 पौधे आएंगे। 200 से 225 आते हैं एक्चुअली, लेकिन आप 200 पकड़ के चलते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको बहुत इंतजार होगा कि अगर ऐसे आप मेंटेन करते हो तो पौधा प्लांटिंग करने के बाद मानो 2 साल के बाद अगर आपने फ्लावरिंग लिया है तो इसमें से उत्पादन तकरीबन आपको 20 से 30 किलो मिलता है साल का। अब 20 किलो की एवरेज पकड़ के चलिए। फिर दूसरे साल, अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, फिर दूसरे साल आता है तो आपका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, तकरीबन आपको 40 से 50 किलो मिलेगा। फिर आप तीसरे साल आते हो, वैसे 10, 15, 20 किलो ऐसे बढ़ता जाएगा। और ये जो वाड़ी अभी आप देख रहे हो, जिसमें 8 साल के पौधे हैं टोटल, लगाने के बाद उन्होंने 3 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं लिया था, अभी 5वीं बार प्रोडक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पे सालाना कम से कम 120 किलो से 150 किलो एक पेड़ देता है, ऐसा उन्होंने प्रोडक्शन लिया है किशन भाई ने। आप समझो 120 किलो आता है, आपके 200 पेड़ है, बराबर, तो 200 पेड़ में कितना हो जाएगा, 200 पेड़ इंटू 120 किलो, यानी कि कम से कम 12 दूने 24 टन माल मिलेगा, 24,000 किलो। और आपका एवरेज 50 रुपये आ गया साल का, तो भी 10 से 12 लाख का एक एकड़ होता है। ये मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, ये कोई एग्जैगरेशन नहीं है, ये किसान का अनुभव है। लेकिन इसको करते हैं कैसे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको 150 किलो उत्पादन ऐसे ही नहीं मिलता। आपको रेट कौन से महीने में ज़्यादा रहते हैं, कौन से महीने में फल ज़्यादा आते हैं, कौन से महीने में मेहनत कम रहती है, कौन से महीने में ज़्यादा रहती है, कौन से महीने में रेट कम हो जाते हैं, कौन से में हाई हो जाते हैं, तो ऐसा मैं बताऊंगा। तो पहले वो मैटर हम क्लियर कर लेते हैं कि जैसे आपका प्रोडक्शन अगर फेब्रुआरी एंड से लेके अप्रैल तक आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मई तक, तो फेब्रुआरी एंड मतलब मार्च, अप्रैल और मई का 15 दिन, ये 2-2.5 महीने में अगर प्रोडक्शन आता है तो आपको रेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कभी कभी तो 150, 200, 300 तक चले जाते हैं, बराबर। हमारे कई किसान भाई 200-250 रुपये किलो बेचते हैं, लेकिन उस टाइम पे माल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका फ्लावरिंग कब आया होता है, नवंबर में फ्लावरिंग, बराबर, दिसंबर में फ्लावरिंग, बराबर, उसको 4 से 5 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने लगते हैं। ठंडी का मौसम होता है, कीट रोग में थोड़ा बहुत कीट रोग का प्रादुर्भाव होता है, इल्लियों का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन जलवायु परिस्थिति साथ नहीं देती, इसलिए थोड़ा प्रोडक्शन कम आता है। और दूसरा, फ्लावरिंग आपका कब शुरू हुआ था, नवंबर में। अगर वहाँ पे थोड़े बादल छाए हुए, ठंडी थोड़ी लेट जाती है, तो आपका फ्लावर ड्रॉपिंग ज़्यादा होगा। और तीसरा उसका रीजन है कि आपका मानसून खत्म हुआ है तो पौधा वृद्धि विकास में ही चलता जाता है, तो थोड़ा फ्लावरिंग कम देता है। तो ये 3 बातों की वजह से आपको मार्च में प्रोडक्शन कम मिलता है। प्रोडक्शन कम की वजह से मार्केट में रेट ज्यादा मिलते हैं, कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका फ्लावरिंग मई जून में आया है, जुलाई तक, तो उसका प्रोडक्शन जो आएगा वो दिवाली के आसपास आएगा। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में आपका प्रोडक्शन आया, तो प्रोडक्शन बम्पर आता है, एकदम बम्पर, लेकिन उसके रेट कम होते हैं और उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वहां पे कीट रोग ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश के अंदर बैक्टीरियल डिसीज बहुत बढ़ते हैं। ये बाहर का ये प्रॉब्लम है, बराबर।
और तीसरा, अगर जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग आता है, उसका फ्रूट सेटिंग फरवरी मार्च में हुआ है और उसका डेवलपमेंट अप्रैल मई में हुआ है, तो गर्मियों में हुआ है, तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, उसको कीट रोग बहुत कम आएंगे, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन रेट थोड़ा कम मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग ये कर नहीं पाते, सबके वहाँ फैसिलिटी नहीं होती इरिगेशन की, पानी बहुत देना पड़ता है, तो सब लोग ये बाहर छोड़ देते हैं या तो ये सिस्टम में लेते ही नहीं है, प्रोडक्शन बहुत कम आता है, तो आपका रेट जुलाई अगस्त में बढ़ जाता है, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। तो कभी उल्टा होता है, सबने किया है या नहीं किया है, लेकिन जितना भी है वो पहली बारिश में ही खत्म हो जाता है। पहली बारिश में बहुत बारिश गिरती है, फिर बहुत डिसीज आते हैं, सब नींबू गिर जाते हैं, सभी फार्मर एक साथ में पूरे हिंदुस्तान से एक ही साथ में बेचने के लिए निकलते हैं, वो एक महीना भाव डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिस्टम मैंने उसके फायदे और गैर फायदे गिनाए हैं, लेकिन हम अलग अलग सिस्टम की बात नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। तो कंटिन्यूएशन ऐसा है कि जब आप पहली बार फल लेते हो, मानो कि आपने पौधा प्लांटिंग करने के बाद आपने 2 साल के बाद डिसीजन लिया कि आपने 15 जून 2024 में प्लांटिंग किया था, तो 15 जून 2025 और 15 जून 2026 इस बार आपको फ्लावरिंग लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहली बार आप फ्लावरिंग ले रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी तरह से जमीन को अगेन बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेशन करना है। पौधा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और बढ़ते हुए पौधे में वो जो जमीन है उसमें आपको साइड में मिट्टी लगानी पड़ेगी, बराबर। और आपको इरिगेशन में आप अगर ड्रिप लगा देते हो तो बहुत अच्छा है, अगर ड्रिप लगाते हो तो दो साइड पे लगाना है आपको। ड्रिप आपके पास नहीं है तो सर्कुलर मोशन में पानी देने का सिस्टम करना पड़ेगा। तो पौधे से उसकी कैनोपी जो होती है उसकी गटा, मतलब इस पौधे की गटा यहाँ तक आई है, तो यहाँ से गोल रिंग बनानी है आपको और रिंग में ही पानी आना चाहिए। मतलब फिर ये पौधे से उस पौधे में जाना है तो यहाँ एक ट्रेंच बनानी है छोटी सी, तो इस रिंग से उस रिंग में पानी जाएगा, बराबर। एक ऐसी सिस्टम होती है। दूसरी सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, किसान भाइयों को ये सहूलियत है, लेकिन दूसरी सिस्टम मुझे बहुत पसंद है लेकिन किसान भाइयों को पसंद नहीं, वो भी मैं बता देता हूँ कि आपकी एक नाली बीचों बीच पानी की पास होगी, उसमें से ये दोनों साइड पे, मतलब इसको पानी देना है, उसको नाली खोल दो, वहां पानी चला जाएगा, वहां गोल घूम के वहीं रहेगा, फिर बंद कर दो। फिर यहाँ पानी चला जाएगा, वहां पे उसको बंद कर दो, फिर पानी आगे जाएगा, इसको और इसको दे दो, फिर आगे इसके और इसको दे दो। उस तरह से देते हो तो इसमें जो कीट रोग आएंगे वो पानी के जरिए जो फैलते हैं वो नहीं फैलेंगे। लेकिन कई किसान भाई उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बारिश में क्या होगा, बारिश में पानी बह के चला जाएगा। तो बारिश में जो होगा वो, लेकिन कम से कम आपके हाथ से जो रोग फैलते हैं वो बंद कर सकते हो, और बारिश के मौसम से पहले आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने पानी का सिस्टम बता दिया, ये पानी का सिस्टम परमानेंट है, इससे आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने मई महीने में ये सब प्रोसेस कर ली है, बराबर। मई के एंड में कि जून की शुरुआत में आपको इसको अभी फर्स्ट रेगुलर डोज देना है। पहले साल का पौधा है तो आपको कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 250 ग्राम DAP, 250 ग्राम पोटास, 100 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पौधा दे देना है, बराबर। बहुत सिंपल है। वो देने के बाद मिट्टी से आपको बंद कर देना है और नाली ऐसी की ऐसी रखनी है। और इसमें पानी जैसे मैंने बताया, पानी आप दे सकते हो तो जून की शुरुआत में एक पानी दे दो, बारिश जब आएगी तो आएगी, लेकिन आपका वृद्धि विकास शुरू हो जाएगा। तो पहला फ्लावरिंग आपका पानी देने के बाद तकरीबन 20 से 25 दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बारिश में ही फ्लावरिंग आएगा। यहाँ पे नींबू का सबसे खतरनाक दुश्मन बैक्टीरियल ब्लाइट, जो मैंने पहले से बताया, पत्तों पे आता है, डाली पे आता है और फल पे भी आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए नर्सरी में से जैसे मैंने बताया था वैसे अभी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस कॉपर का स्प्रे कर सकते हो। वृद्धि विकास के लिए आप फर्स्टर का प्रयोग कर सकते हो, तो वृद्धि विकास बहुत अच्छी तरह से होगा, पत्ते बहुत बड़े बड़े होंगे, फ्लावरिंग स्टार्ट है, वृद्धि भी होगी, फ्लावर भी आएगा, तो इस तरह सेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद में फ्लावरिंग बढ़ाना है आपको, उस समय पे पहले नंबर पे आप फ्लोरेंस, या तो आप फ्लोरेंस की जगह पे फ्लोरोफिक्स ऐसा कुछ प्रयोग कर सकते हो, जिसकी वजह से फ्लावरिंग सेटिंग आ जाएगा। नींबू वर्गीय खट्टा फल है, खट्टे फल में जिंक की डेफिशिएंसी कॉमन रहती है। पहले आपने डाला है तो ठीक है, दूसरी बार मैंने बेसल में डालने के लिए बोला है रेगुलर डोज में, उसमें तो डालना ही है, लेकिन इस समय पे आपको एक स्प्रे करना है, क्योंकि बादल जब छाए रहते हैं, सूर्य प्रकाश कम होता है,
तो उसकी सिचुएशन में आपके पौधे के अंदर सूर्य प्रकाश का कमी की वजह से वहां पे ऑक्सिन्स नाम का हार्मोन्स कम प्रोडक्शन होगा, इसलिए आप जिंक का स्प्रे करते हो तो आपको ये रिकवरी होगी। अगर जिंक के स्प्रे करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि फ्लावर ड्रॉपिंग हो रही है, तो फ्लावर कम आ रही है, तो आपको प्लेनोफिक्स का स्प्रे करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन प्लेनोफिक्स का उपयोग टालना चाहिए, उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, जिंक से और वो एमिनो एसिड वगैरह से आ जाएगा। तो अभी ये बात हो गई फ्लावरिंग सेटिंग की, फ्लावरिंग आ गया है। इस समय पे जो रोग आया उसकी बात की, छोटे मोटे कीट 2-3 आएंगे, जैसे साइट्रस साइला है, और दूसरा एक नींबू की जो इल्ली आती है जो पत्ते खाती है, कभी कभी इतनी आती है कि सब पत्ते खा जाती है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो हमें कॉल करें, हम उसको पर्सनली गाइड करेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अभी फ्लावरिंग आया है, फ्लावरिंग में से फ्रूट कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे ही फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो वहाँ से न्यूट्रिशन का गियर आपको बदलना है। यहाँ पे आपको कैल्शियम देने की आवश्यकता रहती है, बराबर। 1 या 2 डोज दे देना है उसको। नींबू वर्गीय को चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, फिर भी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बन रहा है तब 1 डोज दे देना चाहिए, जिसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट, नैनोवीटा कैल्शियम, बोजिक वगैरह स्प्रे कर सकते हो। बहुत सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको स्प्रे में 1 या 2 बार देना है। उस समय पे आप इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हो, डाल देना है। एक बात का ध्यान रखना, हमने पुराने वीडियो में भी बताया है कि इसमें कैल्शियम और जब आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वो दोनों साथ में नहीं करना है, बराबर। कैल्शियम नाइट्रेट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड साथ में नहीं करना है, सीधा वो रिएक्शन करके वो डिसोल्यूशन बन जाएगा, फट जाएगा, या तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं फटेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बराबर। तो ये सब न्यूट्रिशन की बातें हो गई। अभी आपके फल बन गए हैं और फल बड़े हो रहे हैं, वातावरण कैसा है? बादल है, अगस्त सितंबर अक्टूबर महीना है, बादल है, बादल हट गए हैं, फ्रूट बढ़ रहे हैं, फ्रूट बड़े हो रहे हैं, बराबर। तो ये नेचुरल प्रोसेस होगा, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर ज़मीन में पानी भरता है तो आपको 1 डोज एमोनियम सल्फेट का देना चाहिए। अगर एमोनियम सल्फेट डाल रहे हो, बराबर, तो आपको ऐसे फेंक के डालना है, आपको एक जगह पे नहीं डालना है। तो ज़मीन के अंदर थोड़ी नमी कम रहेगी तो डिसीज पेस्ट थोड़ा कम आएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। पहला साल है, बहुत खर्चा भी नहीं करना चाहिए। अभी जो प्रोडक्शन आएगा आपका, मानो कि आपने 15 जून 2026 में ये सिस्टम शुरू किया था, अभी आगे जाके आपको 4 महीने कम से कम लगेंगे फल बड़ा होने में। तो 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, दिवाली के आसपास आपको तुड़ाई शुरू होगी, और ये तुड़ाई चलेगी 15-20 दिन तक, 1 महीने तक चलेगी। लेकिन अभी यहाँ पे कनेक्शन बनाता हूँ मैं, बराबर, क्योंकि ये 12मासी सिस्टम है। यहाँ पे जब एक सीजन एंड होती है तब आपको दूसरी सीजन शुरू कर देनी है, इसलिए एक ट्रीटमेंट खत्म होती है, दूसरी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है। और यहाँ पे आपको कोई हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि एक आपका फल आ रहा है जिसकी तुड़ाई करोगे आप, पौधे में इथिलीन प्रोडक्शन हो रहा है मैच्योरिटी के लिए, बराबर। आपको मैच्योरिटी के लिए पोटास भी डालना है, बराबर, लेकिन अभी आपको फ्लावरिंग भी लाना है। तो एक साथ 2 काम होते हैं, ऑक्सिन्स का भी काम होता है, जिबरेलिक का भी काम होता है, इथिलीन का भी काम होता है। मतलब 2 दुश्मन को साथ में पालना है। वो आपके दोस्त है लेकिन वो आपस में दुश्मन है, क्योंकि जिबरेलिक का काम इथिलीन काटता है, इथिलीन का काम जिबरेलिन काटता है। इथिलीन पौधे को सुला देता है, वृद्धत्व में ले जाता है, तो जिबरेलिन जगाता है उसको। बीज में जिबरेलिक होता है, बराबर, और पकते हुए फल में इथिलीन होता है। तो आपके फसल में दोनों साथ में चलते होंगे, तो आपकी फ्लावरिंग कम आएगी, क्योंकि पौधे पे तो फल लगे हैं, पहला साल है और वो मैच्योर हो रहे हैं, तो उसमें इथिलीन होगा। और मैंने बोला कि आपको तो हार्मोन्स का प्रयोग नहीं करना है, तो आपको क्या करना है फल लेने के लिए? तो उस समय पे आपको हल्का सा, मतलब एक पौधे पे 100 ग्राम एमोनियम सल्फेट, 50 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 50 ग्राम पोटास, और 24-24-0 जो आता है वो, या तो एमोनियम सल्फेट फॉस्फेट जो आता है वो 100 ग्राम डालना है। वो जमीन में आप देते हो तो फल अपने आप पकना शुरू रहेंगे और साइड से डाली फुटान शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मानो कि ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको एमिनो एसिड वाली प्रोडक्ट जैसे कि फ्लोरोफिक्स, या तो आपको उस समय पे फ्लोरेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से
उस पौधे के अंदर जो जीव रासायनिक प्रक्रिया है वो अपने आप कुदरती तौर पे चलती रहेगी। यहाँ पे खाद देना है, हॉर्मोन्स नहीं देना है। एमिनो एसिड खाद है, रेडीमेड फूड है। जैसे जो कसरत करने वाले स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, और हम गेहूं खाते हैं या तो दाल खाते हैं, उसमें प्रोटीन जाता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, बॉडी में जाके उसको कोई डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट यूज होता है। हमारा गेहूं जाके पचता है और फिर काम लगता है। तो प्रोटीन इज नॉट हार्मोन, प्रोटीन इज ए फूड। तो उस नियम के आधार पे आपको प्रोटीन वाला मतलब फ्लोरोफिक्स या तो आपको फ्लोरेंस आपको देना चाहिए, जिसमें एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड देने से पौधे के अंदर वो जो रासायनिक प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी, जीव रासायनिक प्रक्रिया, जिसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ कनेक्शन पे मैंने बताया कि आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं कि फल तो टूटते जाएंगे, साथ ही साथ में नए फूल आते रहेंगे। तो अगेन फर्टिलाइजर मैंने डोज बताया क्विक रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन अभी आपको 1 महीने के बाद, मतलब ये अक्टूबर की 15 तारीख को ये कनेक्शन बैठा है आपका कि फल टूट रहे हैं और दूसरा फ्लावरिंग आ रहा है। तो आपने एक कनेक्शन बनाने के लिए आपने एक डोज डाला है, तो उसके बाद में और एक डोज डालना पड़ेगा। उसमें आपको डीएपी डालना है, और वो डीएपी आपको कम से कम, अभी दूसरा साल है, पहले साल 250 ग्राम डाला था, अभी आपको 500 ग्राम डालना है। तो 500 ग्राम डीएपी आपको डालना है। साथ में मैग्नीशियम पहले डाल दिया था, अभी जरूरत नहीं है। माइक्रोन्यूटन में आपको जिंक डाल देना है, या तो मिक्स माइक्रोन्यूटन डाल देना है 50 ग्राम प्रति पौधा, और उसके साथ पोटास आपको 500 ग्राम डाल देना है। बस, आगे नहीं डालना है कुछ भी। अगर आपको जरूर लगे आपने ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला है, तो आप संचार या भूमिका डाल सकते हो अभी। तो अभी आपने बेसल डोज इससे दूसरे साल का खत्म कर लिया। तो किसान भाइयों, ये मैंने कनेक्शन के टाइम पे जो प्रॉब्लम होता है उसके सॉल्यूशन में मैंने एक फर्टिलाइजर और एक ऊपर से स्प्रे करने की बात की। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो स्प्रे 2 से 3 बार कर सकते हो, लेकिन फर्टिलाइजर एक ही डालना है। दूसरे साल का फर्टिलाइजर भी मैंने बता दिया। अभी आपको ये हर साल रिपीट करना है। और फर्टिलाइजर जैसे मैंने डीएपी बताया था, पहले साल 250 ग्राम, फिर दूसरे साल 500 ग्राम, तीसरे साल 750 ग्राम, चौथे साल से 1-1 किलो डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, बराबर। उसके साथ पोटास भी 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम, फिर किलो, किलो से ज़्यादा नहीं डालना है। और तीसरा साल जब खत्म होता है तब उसके बाद में आपको वापस से नीम की खली वगैरह डालना शुरू कर देना है, क्योंकि पहले आपने जो डाला था वो भी खत्म हो गया होगा। इसलिए आपको ऑर्गेनिक मैटर का हर पौधे पे कम से कम 2 से 3 किलो अगर नीम की खली वगैरह है तो, और अगर ऑर्गेनिक मैटर है सड़ा गला हुआ अच्छा, तो आपको कम से कम 5 किलो प्रति पौधा डालना है। मतलब 1 एकड़ में तकरीबन जाएगा मेरे हिसाब से 1 आध टन जितना जाएगा, क्योंकि 200 पौधे हैं, तो वो हिसाब से आपको चलना है। लेकिन अभी एक है ना मेन बात है, दूसरा कनेक्शन। पहला कनेक्शन मानसून की शुरुआत में, खरीफ की शुरुआत में आपने फ्लावरिंग लिया था, उसका हार्वेस्टिंग दिवाली पे लिया। दिवाली पे आपने फ्लावरिंग लिया, अभी स्टार्ट हुआ है। अक्टूबर में आपने फ्लावरिंग दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक फ्लावरिंग स्टार्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अचानक फ्लावरिंग नहीं आ जाता है। फल टूट रहे हैं, फूल आते जाते हैं, फल टूट रहे हैं, फल आते जाते हैं। तो आपको 2-3 महीना चलेगा। अब ये 2-3 महीना चला है, तो आगे बराबर आगे आप 5 महीना गिनिए, क्योंकि विंटर आ रहा है। तो अक्टूबर में जो फ्लावरिंग आया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी में फल आएंगे। दिसंबर में जो आया है बराबर, उसके मार्च में आएंगे। मतलब बहुत सही समय पे आपका प्रोडक्शन आएगा। कम आएगा लेकिन सही समय पे आएगा। उसमें भी आपको मार्च अप्रैल में फल खत्म हो जाएंगे, बराबर, और आपको मार्च अप्रैल से फिर से प्रोडक्शन सिस्टम में ले जाना है। तो फिर से वो कनेक्शन आएगा कि फल टूट रहे हैं और फूल आ रहे हैं। तो ये वापस कनेक्शन बिठाना है आपको, तो वापस कनेक्शन बिठ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। इस तरह से मैंने जैसे बताया वैसे आप आगे आगे बढ़ते रहिए। अभी आप समझिए कि ये पहला साल था, बराबर, बहुत अच्छी तरह से समझिए। पहला साल था, 15 जून 2026 को प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हुआ था। आपका पहला फल आया था अक्टूबर में। तो अक्टूबर में भी आपने हार्वेस्टिंग किया, नवंबर में भी किया, दिसंबर में भी किया। अभी जनवरी में ब्रेक आएगा, फिर आपका फरवरी से प्रोडक्शन शुरू। फरवरी में भी माल आएगा, मार्च में भी माल आएगा, अप्रैल में भी आएगा, थोड़ा बहुत मई में भी आएगा, बराबर। फिर जून में नहीं आएगा। फिर मार्च एंड में जब आपका दूसरे फ्लश का पीक होगा, तब आपका नए फूल आना शुरू हो जाएगा। फिर से बताता हूँ, पहला फूल लिया था आपने जून में, दूसरा फूल लिया आपने अक्टूबर में, तीसरा फूल लिया आपने मार्च में, बराबर। तो मार्च में जो लिया है वो कब आएगा? अगले 4 महीने में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जून में ब्रेक आएगा।
फिर जुलाई से शुरू, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना आएगा, फिर वापस फूल शुरू। मतलब आपको हर 3 महीना फल आएंगे, 1 महीना ब्रेक, हर 3 महीना फल आएंगे, 1 महीना ब्रेक। तो ये सिस्टम अभी कंटिन्यूस हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि मेरा कनेक्शन कब आता है, फल भी टूट रहे हैं और फूल भी आ रहा है, तो उस कनेक्शन पे जैसे मैंने बताया अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाश देना है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ जो फल का है वो चालू रहे, फल टूटना शुरू रहे और फ्लावरिंग शुरू हो जाए। फ्लावरिंग नहीं आता है तो आपको मैंने बताया कि आपको 2-3 एमिनो एसिड वाली प्रोडक्ट स्प्रे करनी है, जिंक स्प्रे करना है, जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जमीन का मैंने साल दर साल का बता दिया, बराबर। तो अभी हम जाते हैं इसके एक्चुअली में सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 नींबू के बैक्टीरिया, जो बहुत ही नुकसान करते हैं, क्वालिटी बिगाड़ते हैं, उसके रेट गिर जाते हैं, उसकी बात करेंगे, बराबर। दूसरा, उसकी डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत आती है इसमें। नॉर्मली आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इसमें कम से कम देखने को मिलती है, लेकिन जिंक की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैंगनीज की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे होती है ये दोस्तों। तो पहला दुश्मन नंबर 1 की बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के लिए मैंने पहले से बताया है कि आपको नर्सरी में से ही आपको कंट्रोल करना है, खड्डे में भी कंट्रोल करना है, फिर भी कहीं से आ जाता है, पानी के साथ बह के आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए मैं बता चुका हूँ। लेकिन आपको एक सिस्टम बता देता हूँ कि आपको मानसून शुरू होने से पहले ब्लाइंडली आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर स्प्रे करना है। ब्लाइंडली डिसीज है या नहीं है खेत में, आपको हर महीने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते रहना है। ये उसका मैनेजमेंट है। कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हो, उसके लिए मैं अलग से बता देता हूं कि जहां पे आप केमिकल स्प्रे करना नहीं चाहते, खेत में एंटीबायोटिक ले जाना नहीं चाहते, उसके लिए बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास है, उसका स्प्रे भी करो, जमीन में भी डालो। ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास इसको बचाता है, बराबर, पौधे को बचाता है। इसलिए इसका प्रयोग मॉनसून शुरू होने से पहले, फसल शुरू होने से पहले, फ्लावरिंग शुरू होने से पहले, फ्रूटिंग शुरू होने से पहले आप जमीन में भी डालो, ऊपर स्प्रे भी कर दो। तो ये एक बहुत अच्छा कारगर उपाय है कि आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जगह पे अगर कुछ उपयोग करना चाहते हो तो ट्राइकोडर्मा एंड सुडोमोनास है। ट्राइकोडर्मा है वो जो जमीन में फफूंदी को मारेगी, सुडोमोनास है वो ऊपर एंटीबायोटिक नेचुरल तौर पे बनाता है, इसलिए ऊपर भी मारेगा, जमीन में भी मारेगा। तो ये बहुत कारगर उपाय है, अच्छा उपाय है। लेकिन आपको लगे कि बाड़ी बिगड़ रही है तो कृपया करके थोड़े 1 आध महीने के लिए ऑर्गेनिक को साइड पे रखिए, केमिकल का स्प्रे कर दीजिए। जैसे हम बीमार होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, तो आपको भी एलोपैथी दवाई लेनी पड़ती है, उस हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। तो वैसा करने से साल में 1 आध बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया दुश्मन नंबर 1 है, बहुत बड़ा है। अभी जाते हैं उसका दूसरा। नींबू में एक इल्ली आती है, वो इल्ली कभी कभी पत्ते बहुत खाती है, और साइट्रस साइला करके एक चूसक कीट आते हैं, उसको भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप आए तो बता देना, हम आपको अलग से दवाई बता देंगे। और उसके अंदर जब आपकी जमीन रेतीली है, बलुई है, बलुई से लेके मध्यम जमीन है, बलुई दोमट जिसको बोलते हैं, गुजरात में उसको गोराड़ू बोलते हैं, पत्थर वाली जमीन है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन रेट, पानी जल्दी बह जाता है, वैसी जमीन है, तो वहां पे रूट नॉट निमेटोड का प्रॉब्लम बहुत आएगा। मैंने निमेटोड के लिए एक अलग वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ के लिए बता देता हूँ कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि नीम की खली डालना है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसको सूर्य प्रकाश की गर्मी से लगभग सेकना है, जलाना है खड्डे को। तो वो अगर प्रोसेस की है, फिर भी आपको लगता है कि निमेटोड का डेवलपमेंट है, तो निमेटोड के डेवलपमेंट रोकने के लिए आपको नीम की खली का बार बार उपयोग करना है, नीम ऑयल का जमीन में बार बार उपयोग करना है। निमेटोड के लिए जो फंगस आती है, पेसिलोमाइसिस वगैरह आती है, वर्टिसिजम वगैरह आती है, उसका प्रयोग करते रहना है। फिर भी अगर निमेटोड घुस जाए तो सीजन शुरू होने से पहले इसके नए जब रूट आते हैं, उसको बचाने के लिए केमिकल कंट्रोल भी करना आवश्यक है। बहुत सारी दवाई अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मैं समय के अभाव से बोलता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी दवाई है, आप डाल सकते हो। तो निमेटोड की बात हो गई, इल्ली की बात हो गई, बैक्टीरिया की बात हो गई, ये बहुत बड़े पैमाने पे आता है। दूसरे पे जाते हैं अभी हम, इसकी डेफिशिएंसी। नींबू के अंदर कॉमनली जिंक की डेफिशिएंसी मिलती है, और फाइटोप्थोरा ब्लाइट भी आता है। नींबू के स्टेम के अंदर से अगर आपको ऐसा लक्षण देखने को मिले कि गम जैसा उसमें सीक्रेशन हो रहा है, ऊजिंग हो रहा है गम जैसा, तो आपको दोनों ट्रीटमेंट कर देनी है। जैसे कि फाइटोप्थोरा जैसी फंगस होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको फफूंदीनाशक डालनी है। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास प्रयोग करना है। लेकिन अगर आपको
ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी ब्लाइंडली आपको जिंक का प्रयोग ज़्यादा करना है, क्योंकि जिंक डेफिशिएंसी भी ये प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। और ये जो पत्ते हैं, पत्ते आपको दिखाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अगर नए पत्ते बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद, पीले नहीं सफ़ेद हो जाते हैं, तो आपको समझना है कि आयरन डेफिशिएंसी। नए पत्तों के अंदर पत्ता पीला है लेकिन नसें हरी हरी है, बराबर, तो आपको समझना है कि इसमें मैंगनीज की डेफिशिएंसी है। और पत्ते के अंदर पीले धब्बे है, बराबर, पीले पीले धब्बे होते हैं, येलो ग्रीन जैसे धब्बे दिखते हैं, तो वो जिंक की डेफिशिएंसी है। जिंक की डेफिशिएंसी में कभी कभी पत्ता छोटा होता है, लेकिन कभी कभी आपकी ट्रीटमेंट अच्छी होती है तो पत्ते की साइज तो आ जाती है लेकिन धब्बे आते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी में पत्ता बहुत छोटा होता है, कभी लंबा हो जाता है पत्ता। तो ये सब लक्षण आप देख सकते हो। तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए साल में एक बार जमीन में मिक्स माइक्रोन्यूट्रन आपके राज्य का जो ग्रेड है वो डालना है और 2 से 3 बार स्प्रे करना है। और जिंक का एक एक्स्ट्रा स्प्रे जैसे मैं फ्लावरिंग के टाइम पे आपको देना ही देना है। नींबू जो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, बराबर, वो गिरने की वजह नींबू में ज़्यादातर जिंक है और थोड़े हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस भी है, लेकिन आपको हॉर्मोन्स का प्रयोग नहीं करना है इस सिस्टम में। तो आप जब सूर्य प्रकाश की अवस्था ज़्यादा हो, मतलब आपका भाद्रपद महीना हो या तो मानसून पूरा पकड़ लो आप, मानसून में अगर बादल छाए रहे, ज़मीन में नमी ज़्यादा है, तो उस समय पे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको जिंक प्लस एमिनो एसिड का प्रयोग करना है साथ में, तो हॉर्मोन्स का बैलेंस शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे बार-बार आपको ज़िक्र कर रहा हूँ कि आपका हॉर्मोन्स का प्रयोग कम से कम करो, क्योंकि आपका पौधा बैलेंस करने की प्रयत्न करेगा। आप ज़्यादा हॉर्मोन्स दे दिया तो बैलेंस टूटेगा। तो खाना दो, हॉर्मोन्स मत दो। एमिनो एसिड खाना है, जिंक खाना है, बराबर, फर्टिलाइजर खाना है, नाइट्रोजन खाना है। हॉर्मोन्स वृद्धि विकास के लिए है, तो हॉर्मोन्स मत दो, हॉर्मोन्स अपने आप पौधे को बनाने दो, बराबर। तो अभी ये सब बातें मैंने की आपको। पहले पार्ट में मैंने पहला पार्ट बताया, दूसरे पार्ट में टोटली कमर्शियल बातें की मैंने कि एक पौधे पर से कितना प्रोडक्शन आता है, कितने बाई कितने का प्लांटिंग होता है तो कितना प्रोडक्शन आता है, और वो प्रोडक्शन लाने के लिए आपको जो मैनेजमेंट करना है फर्टिलाइजर का, पानी का, और उसके साथ ही साथ में कीट रोग का व्यवस्थापन कैसे करना है, वो पूरा का पूरा मैंने ब्यौरा दिया। अगर आपको इसमें कुछ लगता है तो आप कमेंट डाल सकते हो, हम बताएंगे आपको। तो किसान भाई, ये दूसरा भी पार्ट आपको बहुत शांति से देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो अभी भी शेयर कर लो। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।